Hello everybody and welcome back to Law in Detail. Today we'll study about cancellation, rejection and forfeiture of bail. We'll also analyze section 446 and section 446A of CRPC along with the forms given in the second schedule. So now let's move forward without wasting our time and see what exactly is the meaning of forfeiture and the meaning of cancellation. देखो स्टार्टिंग में आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर इज दिस फॉर्म नंबर 45. फॉर्म नंबर 45 एग्जीक्यूट करना होता है तो both the accused and the surety needs to execute it and they have to fill certain amount. तो वहाँ पे सपोजिंगली इट इज़ रिटन दैट वी अक्यूज्ड एंड वी श्योरिटी वील पे 1 लाख अमाउंट इन केस वी वायलेट सर्टेन बेल कंडीशन. तो अगर आप कल को जाके इस बेल के किसी भी कंडीशन जो लेट डाउन उसको वायलेट करते हो तो दोनों श्योरिटी और अक्यूज विल बी कॉल्ड अपॉन टू पे दिस 1 लाख अमाउंट. सो दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर, जहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि पेनल्टी या सिक्योरिटी अमाउंट को पे करो. और कैंसिलेशन क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ बेल का मतलब है जो आपको लिबर्टी मिली हुई थी, है ना, जो फ्रीडम मिला हुआ था, दैट विल बी कर्टेल एंड यू विल बी री अरेस्टेड एंड यू विल बी केप्ट इन कस्टडी. तो आई होप कैंसिलेशन का इफेक्ट होता है आपको कस्टडी में रख लिया जाएगा वापस से अरेस्ट करके, जबकि फॉरफीचर में आपको बोला जाता है पेनल्टी और सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की. और दोनों ही केसेस में ये होते हैं जब आप किसी बेल के कंडीशंस को वायलेट करते हो. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैंसिलेशन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हु एग्जैक्टली कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल. तो अप्लाई कौन करेगा वो देख लेते हैं. सो इट कैन बी अप्लाइड बाय द स्टेट, इन्फॉर्मेंट, मेंबर ऑफ द पब्लिक और द हाई कोर्ट. सो फर्स्टली यहाँ पर कैंसिलेशन के लिए वो सारे लोग अप्लाई करते हैं जो कि अग्रीव्ड हो. तो आपको पता ही होगा कि whenever any offense is done, it is a crime against the state. तो स्टेट के अगेंस्ट वो क्राइम माना जाता है और स्टेट विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना. तो या इसीलिए जो स्टेट एक अग्रीव पार्टी भी हो जाती है या इंटरेस्टेड पार्टी भी हो जाती है, तो स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन. तो स्टेट का तो समझ में आ गया होगा. दूसरा जो इन्फॉर्मेंट है या फिर जो विक्टिम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए ऑन द ग्राउंड दैट द अक्यूज हैज़ बीन फ्लाउंटिंग विद द बेल कंडीशन. वो बार बार उस बेल कंडीशन को वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, सो प्लीज़ कैंसिल द बेल. और आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विक्टिम जो वर्ड है उसमें नॉट ओनली द पर्सन जिसको कि एक्चुअल लॉस और इंजरी हुई है वो इंक्लूडेड है, बल्कि उसके अलावा जो व्यक्ति उन पर डिपेंडेंस है वो भी इंक्लूडेड है. सो दीज ऑल पीपल कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर कैंसिलेशन. थर्डली, अगर कोई भी पब्लिक का मेंबर है जिसका कोई इंटरेस्ट है उस मैटर में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए, या फिर हाई कोर्ट खुद सुओ मोटो बेल को कैंसिल कर सकती है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि बेल कैंसिलेशन कौन कौन करा सकता है. नेक्स्ट थिंग इज कैन अ डिफॉल्ट बेल बी कैंसिल्ड. देखो अब डिफ़ॉल्ट बेल के लिए डिफ़ॉल्ट बेल समझना ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिफ़ॉल्ट बेल. आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. आई हैव ऑल्सो गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so if you want you can check out this. So let me tell you what exactly is default bail. So default bail is the bail which is granted to the accused because there was a default on the part of the investigating agencies to complete the investigation within the prescribed time. तो अगर investigating agencies ने 60 या 90 days में depending upon the nature of the offense अपनी investigation नहीं complete करी ना, तो accused gets a right of default bail और इसकी ये indispensable right होती है, देनी ही पड़ती है. तो क्या default bail को cancel किया जा सकता है? तो you must understand this thing. Default bail is contained in section 167 clause 2 का proviso. So when you read the proviso, it is saying that every person so released on bail under this section, that is under section 167 clause 2 relating to default bail, shall be deemed to be released under the provision of chapter 33. तो चैप्टर 33 आपका बेल वाला चैप्टर है जिसमें हम सारे 436, 437 ये सारे पढ़ रहे हैं. तो माना जाएगा कि भले ही सेक्शन 167(2) में रिलीज़ किया जा रहा है, बट इट विल बी डीम्ड कि वो चैप्टर 33 में रिलीज़ किया जा रहा है, तो उस पर चैप्टर 33 के प्रोविजंस लगेंगे. तो आइए जानते हैं कि क्या चैप्टर 33 में कोई एक ऐसा प्रोविजन है जहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल को कैंसिल करने की बात करी है. फ्रेंड्स, एक्सप्लिसिटली देयर इज़ नो सच प्रोविजन जो पर से बात करता है कि आप डिफ़ॉल्ट बेल को कैंसिल करो, बट देयर इज़ अ प्रोविजन
सेक्शन 439(2) जो कि बात करता है स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन टू कैंसिल द बेल। और यहाँ पे लिखा गया हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मे डायरेक्ट एनी पर्सन हु हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर। तो ये 439 में ये बोल रहे हैं कि जो भी चैप्टर 33 में बेल पे रिलीज़ किया गया है उसे हम वापस से अरेस्ट करा के कस्टडी में डाल सकते हैं, मतलब उसकी बेल कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं की कर सकते हैं जिनको चैप्टर 33 में रिलीज़ किया गया बेल पे। और 167 क्लॉज 2 को भी तो फ्रेंड्स यही अज्यूम किया जा रहा है ना कि ये चैप्टर 33 वाला बेल है, हेंस डिफ़ॉल्ट बेल कैन ऑल्सो बी कैंसिल्ड अंडर सेक्शन 439 क्लॉज 2। Now let's move forward and see another very important question, which is कि क्या एक मैजिस्ट्रेट who has granted a bail under 436 CRPC, 436 is relating to bail in case of bailable offenses. So bailable offenses के केस में ना can be claimed as a matter of right and no undue conditions can be put on it. तो क्या bailable offenses में दिया गया है जहाँ वो matter of right है, तो क्या उसे cancel किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो under which provision of law can it be done? So firstly you have to understand there is that in the CRPC there is no provision which is talking about cancellation of bailable offense. तो बेलेबल ऑफेंस की कैंसिलेशन की बात पर से तो किसी भी प्रोविजन में नहीं की गई है। और अगर आप पुराने वाले कोड दैट इज 1898 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रेफर करोगे, वहाँ पे भी बेलेबल ऑफेंस को पर से कैंसिल करने के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन वाज नॉट देयर। बट अर्लियर देयर ऑल्सो ना हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर को यूज़ करके 482 में बेल कैंसिल कर देता था, है ना। तो पहले तो हाई कोर्ट कर देता था, बट नाउ इन द करेंट प्रोविजन थैंकफुली वी हैव सेक्शन 439 क्लॉज 2, जो कि अभी मैंने आपको बताया 439 गिव्स द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन स्पेशल पावर टू कैंसिल एनी बेल, है ना। कोई भी बेल कैंसिल हो सकती है जो 33 चैप्टर में दी गई है, 33 चैप्टर में ही ये वाली बेल दी गई है, बेलेबल ऑफेंस वाली भी। सो वेदर इट इज़ अ बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल गिवन बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस, और डिफॉल्ट बेल और एंटिसिपेटरी बेल, every sort of bail can be cancelled in this section. I hope this is clear. Now let's move to next question, which is can a magistrate तो कैंसिल अ बेल ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये समझना है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है क्या एक सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना, जो कि मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है, वो अपने सुपीरियर कोर्ट द्वारा दिया गया बेल एप्लीकेशन, ग्रांट किया हुआ बेल, उसको कैंसिल कर सकता है। तो बेसिकली ऑर्डिनरली द आंसर इज कि एक मैजिस्ट्रेट बीइंग अ सबऑर्डिनेट कोर्ट वो अपने सुपीरियर कोर्ट दैट इज हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस द्वारा ग्रांट किया हुआ बेल कैंसिल नहीं कर सकता। बट ऑब्वियसली देयर इज वन एक्सेप्शन टू इट। द एक्सेप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट हैज़ बीन reiterated by the Supreme Court in many cases that supposingly the bail is granted by High Court and Court of Sessions only, and in the bail order they have expressly mentioned that if you violate the conditions of the bail, then the magistrate's court is empowered to take cognizance of this and the magistrate's court is empowered to cancel the bail. तो उस केस में जहाँ पे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने एक्सप्रेसली अपने ऑर्डर में ये बात लिखी है, देन इट कैन बी कैंसल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, एंड अदरवाइज इन अदर केसेस इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's see what does 446 clause 1 talk about. उसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। I hope this will make your point more clear. So 446 ना फ्रेंड्स, it is talking about 3 types of bond. So वो बोल रहा है कि अगर बॉन्ड है ना appearance के लिए, there is a bond for appearance, और the bond is for production of property, और there is some other kind of bonds. So other bonds जैसे कि आपका बॉन्ड सेक्शन 106 या फिर सेक्शन 117 ऑफ CRPC में भी इशू होता है फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। तो जहाँ बॉन्ड अपीयरेंस का हो, प्रॉपर्टी का हो या अदर बॉन्ड हो, इन तीनों ही केसेस में जिस कोर्ट के सामने आपने अप्लाई किया है एज वेल एज जिस कोर्ट को मैटर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, मतलब द कोर्ट टू विच द मैटर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड दिस कोर्ट, तो अगर ये इनमें से कोई भी कोर्ट सेटिस्फाइड है ना कि बॉन्ड फोरफिट हो गई है
है ना। तो अगर वो सेटिस्फाइड हैं दैट द बॉन्ड हैज़ बीन फोरफीटेड बिकॉज द अक्यूज्ड हैज़ वायलेटेड द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड, तो इन तीनों ये जो बॉन्ड्स हैं इसकी कंडीशन को अक्यूज ने वायलेट कर दिया, इसलिए बॉन्ड फोरफीट हो गई। तो अगर ये इस बात से सेटिस्फाइड है कि बॉन्ड फोरफीट हो गई है, देन दे विल इशू अ नोटिस, है ना, दे विल इशू अ नोटिस एंड दे विल आस्क यू टू पे, मतलब दे विल आस्क द श्योरिटी एंड द अक्यूज टू पे द पेनल्टी जो उन्होंने अपने अमाउंट में बेल बॉन्ड में भरी थी। पेनल्टी पे करो या फिर ये शो कॉज करो कि क्यों तुम्हें पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिस ना बस एक बार इशू हो रहा है ये कि पेनल्टी भरने के लिए, बॉन्ड फॉरफीचर के बाद नोटिस नहीं इशू होता है, मतलब फॉरफीचर इज ऑटोमेटिक, उसके बाद नोटिस इशू होता है जब पेनल्टी की बात आती है। आई होप दिस इज क्लियर कि फॉरफीचर के बाद कोई नोटिस नहीं होता है, पेनल्टी के बाद नोटिस होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 446 क्या लिखा है। 446 इज टेलिंग यू प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफीटेड। सो लेट्स लुक इनटू द प्रोसीजर। प्रोसीजर सेज दैट वेयर अ बॉन्ड अंडर दिस कोड इज फॉर अपीयरेंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड की बात करी गई है, बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, बॉन्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी अदर बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड फॉर अपीयरेंस हो या फिर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का बॉन्ड हो या फिर अदर बॉन्ड हो जो कि सेक्शन 106 और 117 हो सकता है फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, इन दोनों बॉन्ड के केसेस में क्या होता है कि वेदर इट इज़ प्रूफ टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, ओके ये ओरिजिनल कोर्ट की बात कर रहा है जहाँ पे मैटर है, और ऑफ एनी कोर्ट टू विच द केस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, मतलब ट्रांसफर जिस कोर्ट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया उसकी बात कर रहा है। अगर ये दोनों कोर्ट सेटिस्फाइड है ना दैट द बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफीटेड, और अदर बॉन्ड्स के केसेस में ये 3 टाइप के कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। द कोर्ट बाय विच द बॉन्ड वॉज टेकन, ओरिजिनल कोर्ट, और द कोर्ट टू विच द केस हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड, है ना, ये दूसरे कोर्ट है जिसको ट्रांसफ़र कर दी गई, या फिर JMFC की बात करें, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे अदर बॉन्ड्स के केस में देयर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट, और अपीयरेंस और प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में देयर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट। सो इफ दीज कोर्ट्स आर सैटिस्फाइड नो दैट द बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफीटेड बिकॉज ये जो बॉन्ड्स थे इनका वायलेशन हो गया है, तो बॉन्ड फॉरफीट हो गया है, तो इनकी ड्यूटी बनती है दैट दे हैव टू रिकॉर्ड द ग्राउंड ऑफ सच प्रूफ कि किस ग्राउंड पे फॉरफीचर हो रही है, ठीक है। और फिर उसके तो आप याद रखना, अगेन आई एम रीआइट्रेटिंग हियर कि यहाँ पे बॉन्ड ऑटोमेटिकली फॉरफीट हुई है, उसके बाद उन्हें बस रिकॉर्ड करना होता है ग्राउंड्स का। तो फॉरफीचर के बाद वो नोटिस नहीं इशू करेंगे, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं उसके पास ना आने के लिए कोर्ट में उस दिन पर, लेकिन बॉन्ड अगर वो ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डॉक ऑन दैट वेरी डे, चाहे जेन्युइन रीजंस हो या ना हो, इफ़ ही इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द डॉक ऑटोमेटिकली द बॉन्ड इज़ फॉरफीटेड, ओके। और कोर्ट आपसे जेन्युइन रीजंस पूछती नहीं अभी तक, तो यहाँ पे जब तक फॉरफीट होगी है इट इज़ ऑटोमेटिक एंड द कोर्ट इज़ नॉट आस्किंग यू फॉर टू गिव रीजंस टू इट, ओके। लेकिन जब रिकॉर्ड कर ली ना ग्राउंड, जब पेनल्टी के लिए बुलाएगी ना तो वहाँ पे कॉल अपॉन करेगी पर्सन बाउंड बाई सच बॉन्ड टू पे पेनल्टी टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट बी पेड। तो जब पेनल्टी के लिए बुलाने की पे करने के लिए उस वक्त आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा कि शो कॉज करो, तुम्हें इतनी पेनल्टी पे करनी है, अदरवाइज शो कॉज करो कि क्यों तुम्हें नहीं पे करना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हियर इज़ द पॉइंट जब आप अपने जेन्युइन रीजंस को प्रूफ कर सकते हो, है ना। तो जब फॉरफीचर हो रहा था, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द डॉक, ऑटोमेटिकली फॉरफीटेड, वहाँ पर आप रीजंस नहीं दे सकते हो बिकॉज आपको नोटिस ही नहीं सर्व हो रही है। पेनल्टी देने के लिए जब कोर्ट आपको नोटिस दे रही है उस वक्त आप शो कॉज कर सकते हो जेन्युइन रीजंस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट देयर वाज हड़ताल गोइंग ऑन और देयर वाज कोविड लॉकडाउन, सो हाउ कुड आई कम, और आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके जेन्युइन रीजन है वो आप दिखा सकते हो। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है जेन्युइन रीजन से तो वो आपकी फॉरफीचर नहीं होने देगी या फिर और नेक्स्ट डेट अपीयरेंस की फिक्स कर देगी। एंड इफ द कोर्ट इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो वहाँ पे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि इज द अक्यूज एंटाइटल्ड टू 2 नोटिसेस, तो क्या यहाँ पे 2 नोटिस देनी पड़ती है? तो अगेन आई एम अगेन मेकिंग इट क्लियर कि 2 नोटिसेस मतलब एक जैसे फॉरफीचर हो गई, है ना, और दूसरा पेनल्टी। तो क्या फॉरफीचर के बाद भी नोटिस देनी पड़ती है और पेनल्टी
के लिए बुलाने के लिए भी वहाँ पे भी नोटिस देनी पड़ती है। तो याद रखना कि फॉर फीचर आई हैव टोल्ड यू हैव टू रेफर टू फॉर्म नंबर 48. फॉर्म नंबर 48, इफ़ यू टेक आउट फॉर्म नंबर 48, नो, इफ़ यू रेफर द फर्स्ट पैरा में ये लिखा गया है कि फर्स्ट पैरा में आप लास्ट लाइन पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है एंड द कोर्ट बाय रीजन ऑफ सच डिफॉल्ट यू हैव फॉरफीटेड द फोरसेड सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। तो डिफॉल्ट की वजह से मतलब जैसे ही आप डॉक में नहीं आओगे, सो दिस इज द डॉक एंड यू आर नॉट प्रेजेंट, सो डिफॉल्ट वर्ड वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही डिफॉल्ट हुआ वैसे ही फॉरफीचर हो जाएगी, है ना। जेन्युइन था या नहीं था आपका रीज़न आने का, इट विल नॉट बी आस्क्ड, फॉरफीचर विल बी ऑटोमेटिक। तो फॉरफीचर के बाद तो कोई नोटिस इशू नहीं होती है, लेकिन चूंकि फॉरफीचर हो चुका है और पेनल्टी देने के लिए आपको बुलाया जाएगा, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 446 में जब हमने पढ़ा कि पेनल्टी के लिए शो कॉज नोटिस इशू होगा कि आप पेनल्टी दो या ये शो कॉज करो दैट वाई यू शुड नॉट पे द पेनल्टी। सो हियर यू कैन प्रूव योर जेन्युइन ग्राउंड्स, हड़ताल है, लॉकडाउन है, एक्सीडेंट हो गया, सो यहाँ पे आप अपने ग्राउंड्स प्रूफ करेंगे और कोर्ट सेटिस्फाइड है इस ग्राउंड से, तब ये फॉरफीचर नहीं होने देगा, बोलेगा कि फॉरफीचर नहीं कर रहे हम और हम नेक्स्ट डेट ऑफ अपीयरेंस फिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर क्लॉज 2 में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है ना। The explanation is saying that a condition in a bond for appearance of a production of property before a court shall be construed as including a condition for appearance to in the court जहाँ पे matter subsequent supposingly, so this was the court, है ना, जहाँ पे आपने ये bond for appearance दिया था कि I will appear on so and so date और I will appear on all the dates, है ना। तो अपने appearance का bond ये कोर्ट 1 के सामने एग्जीक्यूट किया है, प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का बॉन्ड भी आपने कोर्ट 1 के सामने एग्जीक्यूट किया है, बट आपका जो मैटर है सब्सिक्वेंटली वो कोर्ट 2 के पास ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू अपीयर बिफोर कोर्ट 2 बिकॉज हमने जो बॉन्ड साइन किया था दैट वॉज बिफोर कोर्ट 1, सो वी आर ओनली ऑब्लाइज टू अपीयर बिफोर कोर्ट 1 एंड नॉट कोर्ट 2। सो दिस इज नॉट द कंडीशन। यही एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा है कि इफ़ यू आर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड टू अपीयर or produce the property before this court, but if the matter is transferred, no, so it will be implied that you have also undertaken to appear before this court or produce the property before this court, है ना। तो अगर आपने नहीं प्रोड्यूस की ना तो इसका मतलब है आपने बॉन्ड के कंडीशन का वायलेशन किया है, बॉन्ड फॉरफीट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दैट वेदर द अक्यूज, यहाँ पे श्योरिटी और अक्यूज दोनों की बात कर रहा है कि बोथ लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड इन सिविल प्रिजन फॉर फेलियर टू पे पेनल्टी। देखो अभी तक मैंने आपको बताया कि फॉरफीचर हो गई, पेनल्टी देना इज मैंडेटरी, बट सपोजिंगली कि जो अक्यूज था ना और श्योरिटी था, दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम 1 लाख पेनल्टी भरेंगे, बट सपोजिंगली दे आर नॉट पेइंग द पेनल्टी, तो क्या हम दोनों को ही सिविल प्रिजन में भेज देंगे? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये जो अक्यूज है ना इसने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया ना, दैट्स वाई वी आर रीडिंग अंडर CRPC, तो ये इसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। तो अगर ये नहीं दे रहा है तो ये तो अपना क्रिमिनल जेल में ही रहेगा, है ना, क्रिमिनल जेल में ही रहेगा। लेकिन ये जो श्योरिटी है he has not per se done an offense, he was just a guarantor for the accused that I will produce the accused on so and so date. So if the surety is not paying the amount of 1 lakh, no, तो इसी को बस सिविल प्रिजन में डाला जाएगा। याद रखना हम CRPC पढ़ रहे, बट हियर द श्योरिटी चूंकि इस ये बॉन्ड का अमाउंट नहीं दे रहा है तो इसे सिविल प्रिजन में डाला जाएगा। I hope this is clear. So now let's understand what the next clause is about. तो क्लॉज 1 में फ्रेंड्स हमने ये देखा कि फॉरफीचर होता है और आपको पेनल्टी पे करने बोली जाती है। क्लॉज 2 में हम ये देखेंगे कि अगर पेनल्टी नहीं पे होती है तो क्या होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इफ़ सफिशिएंट कॉज इज़ नॉट शोन, ना ही तो आप कोई सफिशिएंट रीज़न दे रहे हो कि जेन्युइन रीजंस आपके नहीं है कि क्यों आप नहीं आ पाए, और ना ही आप पेनल्टी पे कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड ये दोनों ही सिचुएशंस होनी चाहिए बिकॉज द वर्ड एंड इज रिटन। तो अगर आप दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहे हो तो कोर्ट आपसे प्रोसीड एंड रिकवर द सेम, ये पेनल्टी का अमाउंट रिकवर करेगी एज इफ इट वर अ फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस कोड। तो फाइन को कहाँ रिकवर किया जाता है? इट इज़ रिकवर्ड अंडर सेक्शन 421 ऑफ CRPC। तो 421 में जिस तरीके से जो श्योरिटी की जो प्रॉपर्टी को
प्रॉपर्टी दैट इज मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ कैन बी अटैच्ड एंड सोल्ड। तो या तो 421 के अकॉर्डिंग रिकवर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट वे सच पेनल्टी इज नॉट पेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। मान लो 421 की तरीके से भी उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है थ्रू अटैचमेंट एंड सेल, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देन द पर्सन सो बाउंड एज श्योरिटी, वो उसे जेल में रख दिया जाएगा, दैट इज सिविल इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाएगा, और ड्यूरेशन इसकी होगी 6 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकती, दैट इज मैक्सिमम 6 मंथ्स। ओके, सो इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन लेस देन 6 मंथ्स ऑल्सो, बट मैक्सिमम आप श्योरिटी को 6 महीने तक सिविल जेल में रखा जा सकता है। तो पहले हमें 421 के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना है, जब नहीं हो पा रहा है तो हमें उसे सिविल प्रिजन में डालना है। आई होप this is clear. Now let's understand the third clause, which is saying that the court may in its discretion remit any portion. तो remit का मतलब होता है कम कर देना, है ना, of the penalty and enforce payment in part only. तो जैसे मान लो ये पूरा 1 लाख था, है ना, 1 लाख अमाउंट पे करना था श्योरिटी को, है ना, तो अगर मान लो अक्यूज ना कुछ जेन्युइन रीजंस बता देता है कि मैं नहीं आ पाया बिकॉज एज आई टोल्ड यू हड़ताल था सर, लॉकडाउन था, है ना, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो इफ़ देयर आर जेन्युइन रीजंस तो कोर्ट क्या करेगा कि जो अमाउंट है ना उसको कम कर देगा, बोलेगा ओके आप बस हमें 50 लाख ही पे करो, डन एंड डस्टेड इन दिस अमाउंट ओनली, ठीक है ना, तो ऐसा भी कोर्ट कर सकता है अंडर क्लॉज 3। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर श्योरिटी मर जाता है बॉन्ड फोरफीट होने से पहले, मतलब बॉन्ड की कंडीशंस वायलेट होने से पहले, तो क्या होगा, सपोजिंगली ये श्योरिटी है, ये श्योरिटी मर जाता, देखो श्योरिटी की जो कॉन्ट्रैक्ट, श्योरिटी has a contract with the government, so this bail जो ले रहा है, bail is a sort of contract only entered by the surety and accused with the government. तो जैसे ये मर जाता है तो what will happen, the contract comes to an end, contract की frustration होगी, contract तो खत्म हो गया, अगर खत्म हो गया इस दिन के बाद अगर accused ने violate किया है ना कंडीशन जिसकी ग्राउंड पे अब ये फोरफीट हो जाएगा बॉन्ड, तो फोरफीट हो जाएगा तो क्या इसकी स्टेट लायबल होगी, इसकी स्टेट नहीं लायबल होगी बिकॉज ये पहले ही मर चुका है। तो अगर ये पहले ही मर चुका है तो इसकी जो स्टेट है वो भी फ्री हो जाती है लायबिलिटी से, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट्स एंड्स हियर। ओके, सो यहाँ पे लायबल नहीं होगी। लेकिन अगर ये बाद में मरता है, पहले फोरफीट हो गई, पहले वायलेशन कर दिया गया बेल बॉन्ड के कंडीशंस का, तो ऑब्वियसली ना देयर इज़ नो रीज़न कि अब हम श्योरिटी को लायबल ना करें, भले वो मर भी गया हो क्यों ना। तो अगर इसके बाद में मरा है, पहले तो हो चुका है ना वॉयलेट, तो अब इसकी जो स्टेट होगी ना, इसके मरने के बाद इसकी स्टेट लायबल होगी ये अमाउंट पे करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या बोलता है, क्लॉज 4 वही बोलता है जो मैंने आपको भी बताया, वेयर श्योरिटी टू अ बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफीटेड, है ना, तो अगर वो पहले ही मर चुका है तो उसकी स्टेट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा फ्रॉम ऑल लायबिलिटी बिकॉज ऑफ द सोल रीजन दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एंडेड। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 446 क्लॉज 5। देखो 446 क्लॉज 5 ना समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। इट इज़ टॉकिंग अबाउट मतलब इट इज़ टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स अंडर 106, ठीक है, 117, 360 एंड 448। तो इन चारों केस में बोल रहा है कि अब बॉन्ड फोरफीट हो रही है, मतलब आप वॉयलेट कर रहे हो इन बॉन्ड के कंडीशंस को। हम एग्जांपल ले लेते हैं 106 का। 106 में जो बॉन्ड होता है पीस और गुड बिहेवियर के लिए, इट इज़ एग्जीक्यूटेड फॉर 3 ईयर्स, और ये बोला जाता है 3 ईयर्स में यू कैन नॉट डू द ऑफेंस, है ना, यू हैव टू मेंटेन गुड बिहेवियर, यू कैन नॉट डू द ऑफेंस विद इन दीज 3 ईयर्स। बट सपोजिंगली आप ऑफेंस कर देते हो, तभी तो वॉयलेशन हो रहा है, तभी तो यहाँ कैंसिलेशन की बात आ रही है। तो अगर वॉयलेट कर देते हो बॉन्ड विद इन 3 ईयर्स तो आपकी बॉन्ड की क्या हो जाएगी, फोरफीचर हो जाएगी, है ना, बिकॉज यू हैव वॉयलेटेड। तो फोरफीचर के लिए प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि वॉयलेशन है, तो प्रूफ किन एविडेंसेस के थ्रू करोगे, व्हाट एविडेंसेस विल यू ब्रिंग फॉर प्रूफ करने के लिए। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि कौन से एविडेंसेस आप लाओगे, है ना, प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर अगर इन सारे ही कंडीशंस का वॉयलेशन हुआ है तो ऑब्वियसली कोई केस होगा जहाँ पर इनके वॉयलेशन के लिए वो पर्सन अक्यूज कन्विक्टेड होगा। तो इस केस में जहाँ भी अक्यूज कन्विक्टेड होगा उसके जजमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी होगी वो आप एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हो, दिखाने के लिए कि बेल बॉन्ड फोरफीट हो चुकी है। ओके, सो दिस सर्टिफाइड कॉपी विल कैन बी यूज्ड एज एविडेंस।
आई होप ये क्लियर है आपको, सर्टिफाइड कॉपी। और जब ये सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के सामने पेश की जाएगी इस बात के एविडेंस को दिखाने के लिए कि बॉन्ड फोरफीट हो चुकी है, तो कोर्ट को शैल प्रिजम्पशन रेज करना पड़ेगा। मतलब द कोर्ट हैज़ टू मैंडेटरीली अज्यूम कि हाँ ऑफेंस हुआ है इन केसेस वाला, तो कोर्ट अज्यूम करके चलेगा। बट यू मस्ट अप्रिशिएट कि ये जो शैल प्रिजम्पशन है दिस इज़ अ रिबटेबल प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन होता है, तो कोर्ट को तो मैंडेटली प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि सर्टिफाइड कॉपी आ गई जजमेंट की, तो हाँ भाई इस बंदे ने, इस अक्यूज ने ये ऑफेंस किया है और फोरफीचर हो चुकी है। लेकिन अक्यूज चाहे तो इस बात को रिबट कर सकता है ना, और ये प्रूव कर सकता है कि नहीं ये सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन नहीं है, समथिंग समथिंग, और रिबट कर सकता है। नाउ लेट्स कम अंडर क्लॉज 5। क्लॉज 5 ये बोलता है कि वही जो मैंने आपको बताया कि वेर अ पर्सन हु हैज फर्निश्ड सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 106, सेक्शन 117, सेक्शन 360 इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, सो व्हाट ही इज डन, he has executed a bond but then he is convicted of an offense for the commission of which constitutes a breach of the condition, है ना। तो ये बॉन्ड की कंडीशन का ब्रीच हो गया क्योंकि आपको ऑफेंस नहीं करना था, आपने कर लिया, ठीक है। और ऑफ अ बॉन्ड अंडर सेक्शन 448। तो इन सारे ही केसेस में जहाँ पे ब्रीच हो रहा है कंडीशन का, वहाँ पर जो सर्टिफाइड कॉपी होगी इन सारी केसेस की आपने वायलेशन की है, सो यू आर कन्विक्टेड इन सम केस। सो इस केस में जजमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी होगी बाय द कोर्ट बाय विच ही वॉज कन्विक्टेड मे बी यूज एज एन एविडेंस। तो उस सर्टिफाइड कॉपी को एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है अगेंस्ट द श्योरिटीज, है ना, दिखाने के लिए कि देखो उसने वायलेशन किया है, ये अगेंस्ट द श्योरिटीज यूज कर सकते हो। एंड इफ सच सर्टिफाइड कॉपी इज सो यूज्ड, द कोर्ट को कौन सा प्रिजम्पशन, जब भी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के सामने पेश की गई तो कोर्ट एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन, शैल प्रिजम्पशन रेज करेगा कि ऑफेंस वाज कमिटेड, कि ये सारे जो ऑफेंसेस हैं ये कमिट हो गए हैं। और चाहे अक्यूज तो रिबट कर ले, लेकिन अगर वो रिबट नहीं करता है तो यही समझा जाएगा कि ऑफेंस कमिट हो चुका है। Now next condition is whether the bail can be cancelled on the ground that the accused has breached the condition to appear. So understand one thing, what happens no कि accused को कभी कभी कोर्ट डायरेक्ट कर देती है डैट आपको ना हाजिरी देनी पड़ेगी बिफोर द SHO। तो SHO के पास एक रजिस्टर होता है विच ही मेंटेन्स, उसमें ऐसे लोगों की ये मतलब पर डे की सिग्नेचर्स वगैरह मेंटेन करता है ना। तो अगर कोर्ट ने बोला हाजिरी देनी पड़ेगी, सो what happens if the accused goes there for 4 to 5 days और उसके बाद वो नहीं जाता है, so the SHO can take this book before the court, है ना, and the SHO can say to the court that see magistrate साहब what the accused is doing, that he appeared for the 4 to 5 days but now he is not appearing because his signatures are not there. So in such case ना ये res ipsa loquitur बन जाएगा, मतलब this document, this register is speaking for itself, ये खुद का एक गवाह है, ठीक है। और इस ग्राउंड पे जो अक्यूज का जो बेल है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा बिकॉज ही हैज़ वायलेटेड द कंडीशन ऑफ बेल। कंडीशन था दैट ही हैज़ टू appear, so he has violated that, so now his bail will stand cancelled. Now let's understand 446A। 446A कैंसिलेशन की बात करता है। तो यहाँ पे बोला गया है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ 446। तो 446 को बिना प्रेजुडिस किए हुए, क्योंकि याद रखो फोरफीचर पहले होगी फिर ही कैंसिलेशन होगी, तो बिना उसको टच किए हुए वेर अ बॉन्ड अंडर दिस कोड, जब अपीयरेंस का बॉन्ड है ना, और वो बॉन्ड मतलब अक्यूज ने बोला था मैं अपीयर करूंगा और वो बॉन्ड अक्यूज फोरफीट कर देता है क्योंकि उसके कंडीशन को ब्रीच कर दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन मतलब अक्यूज्ड की बात कर रहा है, एज वेल एज द बॉन्ड इफ एनी एग्जीक्यूटेड बाय वन और मोर श्योरिटीज, तो ये श्योरिटी की बात कर रहा है। इन दैट केस शैल स्टैंड कैंसिल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो बॉन्ड था जो अक्यूज ने और श्योरिटी ने बेल, वो जो बेल हमने ग्रांट किया था, ठीक है, तो फिर अगर अपीयरेंस वाले बॉन्ड का वायलेशन हुआ है तो फिर ये बॉन्ड जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि अक्यूज और श्योरिटी ने एग्जीक्यूट किया था, दोनों को ही रद्द कर दिया जाएगा अगर उन्होंने ब्रीच किया है तो। और फिर ये लिखा है फ्रेंड्स, दिस इज रिटन देयर आफ्टर नो सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज
ओन बॉन्ड। देखो क्या होता है ना कि जनरली बॉन्ड में ना पर्सनल बॉन्ड भी होती है और एक बॉन्ड होती है श्योरिटीज़ वाली। सो पर्सनल बॉन्ड होता है एग्जीक्यूट जब सपोजिंगली द अक्यूज इज इंडिजेंट, सो ही इज़ नॉट हैविंग द मीन्स टू पे द बेल अमाउंट, तो उस केस में उसको अपने बॉन्ड पे ही रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने, अगर उसको पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज़ किया गया था और उसने ब्रीच कर दिया फिर उसके कंडीशन का, और एक बार बॉन्ड कैंसिल हो जाती है ना क्लॉज ए के अंदर, तो उसके बाद दोबारा उसको ओन पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा अगर यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है या फिर कोर्ट जिसने एग्जीक्यूट किया था ये बॉन्ड, अगर वो सेटिस्फाइड है ना कि ये फेलियर जो किया है, मतलब ये नॉन अपीयरेंस जो हुई है, ठीक है, ये बिना किसी सफिशिएंट कॉज के हुई है, मतलब कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कोई ऐसी सर्कमस्टांस नहीं थी कि इसको नहीं आना चाहिए था, बट स्टिल ये नहीं आया, इसने ब्रीच कर दिया, ठीक है, अपना पर्सनल बॉन्ड, तो आप दोबारा इसको पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज़ नहीं कर सकते। लेकिन प्रोवाइजो बोलता है कि हम उसे फिर से पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज़ कर सकते हैं अगर पुलिस ऑफिसर कोर्ट चाहे तो। बट अंडरस्टैंड, ये जो प्रोवाइजो में जो कंडीशन है ना, ये रेयरली हो पाएगी जब एक बार आपकी बॉन्ड कैंसिल हो जाती है। वाई? बिकॉज कि अगर आपको फ्रेश पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज़ करा है, जनरली क्या करेगा ना कि जैसे स्टार्टिंग वाली बेल पे इफ़ यू वर आस्क्ड टू सबमिट 5 श्योरिटीज़, तो अब वो बोलेगा चूँकि द बेल हैज़ बीन कैंसल्ड, क्योंकि आपने ब्रीच करा था, तो अब आपको बोल सकता है कि ब्रिंग 10 श्योरिटीज़। या फिर पहले बेल का अमाउंट था सपोजिंगली 1 लाख, तो नाउ इट मे बी इंक्रीज टू ब्रिंग 5 लाख और 15 लाख, तो सपोज समझ रहे हो, ऐसा हो जाता है। Hope this is clear. Now next question is, should the bail be cancelled when the accused remains absent on the day when witnesses have to be examined? तो अब देखो, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है, इनकी एग्जामिनेशन होनी है ना, तो इसको ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रही हूँ। प्रोसिक्यूशन विटनेस की एग्जामिनेशन होनी है और ये अक्यूज जिसको बेल पे छोड़ा गया ये आया ही नहीं एग्जामिनेशन के दिन पे, तो क्या हम प्रोसिक्यूशन विटनेस को एडजर्न करके दूसरा डेट फिक्स कर देंगे? अब समझो इस बात को, अगर हम ऐसे एडजर्नमेंट करने लगे तो क्या डिसलोकेट नहीं हो जाएगी ट्रायल, है ना। तो जनरली इस केसेस में क्या होता है कि अगर अक्यूज नहीं भी आ रहा है इस डेट पे, इफ द अक्यूज इज़ नॉट कमिंग, तो अक्यूज को ना एक पिटिशन सबमिट करना पड़ता है कोर्ट में, और उसमें ना 3 बातें अक्यूज को लिखनी पड़ती है। दिस हैज़ बीन टोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें 3 बातें वो लिखेगा। पहली बात वो ये लिखता है दैट प्लीज़ अलाउ माई काउंसिल टू रिप्रेजेंट मी ड्यूरिंग माई एब्सेंस, कि मैं नहीं आ सकता हूँ, बट आई डोंट वांट द ट्रायल टू गेट डिस्टर्ब्ड, आई वांट द ट्रायल टू कंटिन्यू ऑन डे टू डे बेसिस। देखो सेक्शन 309 है ना CRPC का, वो भी यही बोलता है द ट्रायल शुड कंटिन्यू ऑन डे टू डे बेसिस। तो यही यहाँ पे क्लॉज 1 में इसको बोलना पड़ता है दैट प्लीज़ permit my counsel to represent me because trial should continue on a day-to-day basis and I do not want to interfere it or to dislocate it, तो प्लीज़ आप अलाउ किया जाए। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा उसे ये लिखना पड़ता है कि लेट एविडेंस बी रिकॉर्डेड इन माई एब्सेंस, है ना। तो आई होप यू आर राइटिंग डाउन दीज पॉइंट्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड में उसे ये लिखना पड़ता है कि लेट द एविडेंस बी रिकॉर्डेड इन माई एब्सेंस। अंडरस्टैंड दिस बिकॉज क्या होता है ना, 273 जो CRPC का होता है वो ये बोलता है कि एविडेंस अगर अक्यूज के अगेंस्ट पेश किया जा रहा है तो अक्यूज के प्रेजेंस में ही वो एविडेंसेस पेश किए जाने चाहिए ताकि अक्यूज कैन टेक अ बेटर डिफेंस, यू नो, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, ताकि अक्यूज समझे उन एविडेंसेस को, डिफेंस अच्छा ले पाए। तो इसलिए ये एक मैंडेटरी क्लॉज है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे अगर अक्यूज नहीं आना चाहता है तो उसको ये तो बोलना पड़ेगा ना कि आप एविडेंसेस को रिकॉर्ड होने दो मेरे एब्सेंस में। सो दिस पॉइंट ही हैज़ टू पुट इट हियर। थर्ड पॉइंट ही हैज़ टू पुट इट दैट आई विल नॉट रेज एनी क्वेश्चन ऑफ माई आइडेंटिटी, कि मैं अपनी आइडेंटिटी का कोई क्वेश्चन नहीं बाद में रेज करूँगा। तो सपोजिंगली ये अक्यूज्ड है ना, तो अब बहुत सारे जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आएंगे तो उनको जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं सो दे विल बी आस्क्ड ओके सो वेदर ही वाज अ पर्सन एट द सीन ऑफ द क्राइम, सो ही हैज़ टू पॉइंट इट आउट टुवर्ड्स दिस पर्सन, टुवर्ड्स अक्यूज कि हाँ वो यही था, जज साहब आई आइडेंटिफाई हिम, ठीक है। तो ऐसा करना होता है। बट अगर ये अक्यूज नहीं आना चाहता है और कल को सपोजिंगली इज नॉट कमिंग एंड नेक्स्ट डे वो ये बोल दे कि आई वॉज नॉट बीन आइडेंटिफाइड बाई एनी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, मेरे को किसी विटनेस ने आइडेंटिफाई नहीं किया दैट आई वॉज द कॉन्विक्ट, मैंने क्राइम किया है, मैं कल्प्रेट हूँ, सो आई कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, है ना। तो ऐसा भी तो बोल सकता है ना। तो इसीलिए इसे थर्ड पॉइंट में ये बात भी क्लियर करनी पड़ती है कि आई विल नॉट रेज एनी क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी,
ओके, आई होप दीज आर क्लियर। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस पिटिशन कैन बी अलाउड, और एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड है भी तो भी बेल मत कैंसिल करो, चलने दो ट्रायल, है ना, बिकॉज यहाँ पे ट्रायल डिसलोकेट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज कि कैन बेल बी कैंसिल्ड अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस हॉस्टाइल टर्न कर जाता है। तो अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस हॉस्टाइल टर्न कर गया, हॉस्टाइल मीन्स ही इज़ नॉट सपोर्टिंग द प्रोसिक्यूशन केस, है ना, तो वो एक डिफरेंट वर्जन सामने पुटअप कर रहा है, प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट बोल रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जनरली कोर्ट क्या करती है ना, अक्यूज का बेल कैंसिल कर देती है, बट दिस शुड नॉट बी डन। अंडरस्टैंड, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस कैन नॉट बी डन, बिकॉज अगर ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टाइल ये बस इसी रीज़न से हुआ हो क्योंकि अक्यूज़ ने इसको इंड्यूस किया है, वो हॉस्टाइल किसी अदर रीज़न से भी हो सकता है ना, देयर कैन बी मेनी अदर फैक्टर्स। सो आप इसमें पर से कैंसिलेशन तो नहीं कर सकते हो अक्यूज़ की बेल को ऑन द ग्राउंड दैट प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज टर्न्ड हॉस्टाइल। बट कोर्ट हैज सेड दैट कि अगर आप ये प्रूफ कर दो कि अक्यूज़ ने इंड्यूसमेंट करी है और उस इंड्यूसमेंट की वजह से ये प्रोसिक्यूशन विटनेस हॉस्टाइल हुआ है, तो वहाँ पर अक्यूज़ की बेल को कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट यू शुड सी कि कैंसिलेशन ऑफ बेल इट डिपेंड्स ऑन द वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ बेल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कैंसिलेशन हमेशा पोस्ट बेल कॉन्डक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब बेल देने के बाद अगर कॉन्डक्ट अक्यूज़ का ऐसा है कि उसने वायलेट किया है, उसी ग्राउंड पे बेल की कैंसिलेशन हो सकती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो देखो, तो अगर यहाँ पे ना अगर बेल हिटसेल्फ जो मतलब बेल है ना वो खुद ही नहीं ग्रांट, ये दोनों ना प्री बेल सिनेरियोज है, पॉइंट 2 and 3 इज टॉकिंग अबाउट प्री बेल कंडीशन। मैंने आपको अभी क्लियर बताया कि कैंसिलेशन हमेशा पोस्ट बेल कॉन्डक्ट पे होती है, प्री बेल कॉन्डक्ट पे नहीं होता है, प्री बेल कॉन्डक्ट पे रिजेक्शन होता है। तो अगर देखो, अगर आप ये बोल रहे हो कि बेल देना ही नहीं चाहिए था बिकॉज नो सेंसिबल कोर्ट वुड हैव ग्रांटेड द बेल ऑर्डर इतना इलॉजिकल है, इतना एक्सट्रीनियस है, इतना एब्सर्ड है, परवर्स है ना, इट शुड नॉट हैव बीन ग्रांटेड इन द फर्स्ट प्लेस ओनली। तो अगर आप ये बोलते हो या फिर आप ये बोलते हो कि अक्यूज ने मटेरियल फैक्ट्स छुपा के बेल ले लिए, सो दीज टू आर प्री बेल कंडीशंस, तो इस पर आप कैंसिल नहीं करा सकते बिकॉज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कैंसिलेशन आपके हमेशा पोस्ट बेल कॉन्डक्ट पे होती है कि बेल मिल गई है, फिर आपने कुछ गलत किया, वायलेशन किया तो मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो बेल मिलने से पहले ये दोनों कंडीशन थी ना, तो यहाँ पे आप सेटिंग असाइड के लिए जा सकते हो बट नॉट कैंसिलेशन, है ना। फिर तीसरा है कैंसिलेशन तब होता है, इन दोनों केसेस में देयर कैन बी नो कैंसिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। पॉइंट नंबर 4 सेज दैट व्हेन ऑफेंस कन्वर्ट्स इनटू अ मोर सीरियस ऑफेंस, है ना, तो कैंसिलेशन हो सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वाया केस लॉ। So the case law is Hamida versus Rashid alias Rashid and others, Supreme Court 2008. So what happened in this case was the accused was convicted for grievous hurt. जब convict हो गया उसके बाद he was granted bail. ओके तो बेल पे इसे रिलीज कर दिया गया, बट अल्टीमेटली जो विक्टिम था वो उसका ये ग्रीवियस हर्ट बढ़ जाता है एंड ही डाइड ड्यू टू द सेम ऑफेंस, है ना, सेम एक्ट की वजह से, अक्यूज की वजह से उसका ग्रीवियस हर्ट अब बढ़कर कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, बिकॉज वो मर चुका है ना, तो मर गया तो अब कल्पेबल होमिसाइड में वो कन्वर्ट हो जाएगी ना, वो ग्रीवियस हर्ट जो था पहले। तो अब क्या फिर हम इसके बेल को कैंसिल कर सकते हैं? तो अंडरस्टैंड कि इस केस में हम बेल कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज अब ये जो इनिशियल ऑफेंस था, ये जो बाद ग्रेवर ऑफेंस है, वो स्टार्टिंग वाले माइनर ऑफेंस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सो अब वो बड़ा ऑफेंस बन गया तो बेल कैन बी कैंसिल्ड। आई होप दिस इज क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन देयर बी एन एक्स पोस्ट फैक्टो कैंसिलेशन ऑफ बेल। एक्स पोस्ट फैक्टो कैंसिलेशन नहीं की जा सकती है। एक्स पोस्ट फैक्टो को मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगी इन डिटेल, सो आई विल लीव द पॉइंट हियर ओनली। अब देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस में कैंसिलेशन हो सकती है। कैंसिलेशन अगर मैजिस्ट्रेट ने बेल इशू किया है इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, सो इट कैन बी कैंसिल्ड अंडर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 437। अगर कोर्ट ऑफ सेशंस या हाई कोर्ट ने बेल इशू किया है ना, तो 439 क्लॉज 2 इज द स्पेशल प्रोविजन जिसमें दे कैन कैंसिल एनी सॉर्ट ऑफ बेल। आई हैव टोल्ड यू कि बेलेबल ऑफेंस में बेल हो, नॉन बेलेबल में हो, डिफॉल्ट बेल हो, एंटिसिपेटरी बेल हो, सारे बेल के ही कैंसिल हो सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है बेल। नेक्स्ट इज कि एपेलेट कोर्ट भी बेल कैंसिल कर सकता है इन सेक्शन 389 क्लॉज 2। आई होप द प्रोविजंस आर क्लियर। So
now there is the difference between rejection and cancellation of bail. I have also already told you कि कैंसिलेशन आपकी पोस्ट बेल कॉन्डक्ट पे डिपेंड करती है, जबकि रिजेक्ट आप कर दोगे मतलब बेल ही नहीं दोगे क्योंकि आपका कोई प्री बेल कंडीशन है ना। तो प्री बेल कंडीशन होता है, ये पोस्ट बेल कंडीशन होता है। सो आई होप दिस इज़ द पॉइंट कैंसिलेशन और रिजेक्शन के बीच में। तो आप रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि है ना अक्यूज़ आया नहीं, ठीक है, बेल वाले दिन, या फिर अक्यूज़ के सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई नहीं कर रहे बेल लेने का, है ना। तो बहुत सारे ग्राउंड्स पे रिजेक्शन हो सकती है, लेकिन कैंसिलेशन तभी होगी जब आपने कंडीशंस वायलेट किया है। सो दिस इज़ बीन रिटन इन सावित्री अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। If you like the video friends, please do आप ठोके like button और please आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें and let me post more good content for you. Thank you.